नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। रेगिस्तान में गर्मी और ठंडे प्रदेशों में ठंड पड़ना एक स्वाभाविक और प्राकृतिक घटना है, लेकिन सोचिए जब इसके ठीक उलट हो, अगर रेगिस्तान में बर्फ देखने को मिले और ठंडे प्रदेशों में गर्मी, तो चिंताजनक स्थिति जन्म लेती है। कुछ ऐसी ही एक आश्चर्यजनक घटना देखने को मिली है सऊदी अरब के अल जौफ और सकाका शहर के आसपास, जहां पर जो कि अपेक्षाकृत शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र हैं, वहां पर बर्फ की चादर से वो पूरा क्षेत्र पट गया। तो ऐसे में आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि इस क्षेत्र में ये घटना क्यों हुई है और क्यों ये चिंताजनक है। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखते हैं सऊदी अरब बर्फ से ढका रेगिस्तान, ये घटना चिंताजनक क्यों है, इस पक्ष को समझेंगे क्योंकि हाल ही में आपको पता है कि COP29 की बैठक होने वाली है और इस वजह से इस बात को अब लेकर और चिंता पहले से जो थी उसमें बढ़ोतरी है। तो इस पर भी विचार विमर्श हम करेंगे। इससे पहले की वीडियो की शुरुआत करें, सामान्य अध्ययन फाउंडेशन बैच की सूचना आपको दे दें कि इंदौर में नए बैच की शुरुआत हो रही है 11 नवंबर से शाम को 6:15 बजे। करोल बाग में यूपीएससी जीएस फाउंडेशन बैच की शुरुआत हो रही है 13 नवंबर को दोपहर 3 बजे से। ऐसे ही जयपुर में शुरुआत हो रही है 27 नवंबर को सुबह 11 बजे से और लखनऊ में बैच की शुरुआत हो रही है 29 नवंबर सुबह 11:30 बजे से। इससे पहले वीडियो की शुरुआत करें, आपको चर्चा के बिंदुओं के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले आपने बात खबर की खबर के बाद ये चर्चा में क्यों है, इस बात को स्वाभाविक रूप से आप जानते हैं, क्योंकि अगर किसी रेगिस्तानी क्षेत्र में, किसी शुष्क क्षेत्र में अगर बरसात होती है, बर्फ की चादर बिछ जाती है, तो अपने आप में ये चर्चा की बात स्वयं हो जाती है। और जिस क्षेत्र की ये बात की जा रही है उस क्षेत्र में तो अब तक के इतिहास में ये पहली बार देखने को मिला है। क्या कारण है, इस कारण को समझेंगे, साथ ही अन्य क्षेत्रों पर इसके क्या प्रभाव होंगे, उन प्रभावों को देखने के साथ जलवायु परिवर्तन को थोड़ा सा हम उस पर भी विचार करेंगे और अंत में एक अभ्यास प्रश्न आपके लिए छोड़ेंगे जिसकी जिम्मेदारी आप पर देंगे। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 से जोड़ के देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। साथ साथ इस कार्यक्रम की पीडीएफ पाने के लिए आप हमको टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अब बात खबर की कर लें, चर्चा में क्यों है। तो देखिए, प्रथम बार ये घटना अगर हम बात करें इस क्षेत्र में हुई है, इसीलिए इसकी चर्चा हो रही है। तो सऊदी अरब का जो अल जौफ क्षेत्र है वहां और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, जैसे सकाका शहर है, इसके अलावा दुमत अल जंदाल है, इन शहरों में अपेक्षाकृत बहुत शुष्क जलवायु है। और इन शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में जहां पर बरसात अमूमन नहीं के बराबर होती है, वहां पर अगर भारी बरसात और भारी बारिश हो तो अपने आप में ये चर्चा की बात हो ही जाती है। बात खबर की कर ले तो सऊदी अरबिया गेट्स विंटर सरप्राइज, विंटर में एक सरप्राइज हमको देखने को मिला और जॉफ रीजन कवर्ड इन स्नो फॉर द फर्स्ट टाइम। अब पहली बार ये ऐसा हुआ है, इसलिए इसकी चर्चा हो रही है। देखिए, इसमें अगर हम बात करें इस क्षेत्र को समझने के लिए तो इसके अभी मैप को भी आपको हम दिखाएंगे। यहां पर अब इतनी बारिश हो गई कि यहां पर ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो क्षेत्र पूरी तरह से शुष्क है, अब वहां पर ऐसे पौधे, ऐसे फूल पत्तियां भी हो सकेंगे जो कि अपेक्षाकृत अच्छे मौसम में, नमी वाले मौसमों में होते हैं, जैसे लेवेंडर हो गया, गुलदाउदी है, इसके प्रचुर मात्रा में होने की अब संभावना भी जताई जा रही है। देखिए, अपनी उसकी जो प्रकृति है उसके विपरीत अब वो व्यवहार करेगा। इस प्रकार इतनी भारी मात्रा में बरसात वहां पर दर्ज की गई, बर्फबारी दर्ज की गई। देखिए, यहां पर अब सऊदी अरब का ये मैप है, इसमें आप देख सकते हैं अल जौफ क्षेत्र जो है वो यहां पर है। तो ये आपको मैप में देख सकते हैं अल जौफ ये क्षेत्र है। देखिए, इसी के बगल में एक है तबुक। तबुक में अमूमन जो जाड़े का मौसम होता है उस मौसम में वहां पर बर्फबारी होती है। जाड़े का एक विशेष मौसम होता है जो कि 7 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी के आसपास तक का जो समय होता है, उस समय पर यहां पर जो पहाड़ी क्षेत्र है, उस पहाड़ी क्षेत्र में चूंकि उसमें ऊंचाई होती है तो वहां पर बर्फबारी की घटना हुई है। लेकिन अभी फिलहाल जहां की बात की जा रही है, अल जौफ की बात की जा रही है, यहां पर ये इतना शुष्क क्षेत्र है कि यहां पर इतिहास में पहली बार इस घटना को दर्ज किया गया है, इसलिए ये थोड़ा सा एक चौंकाने वाला तथ्य है। अब देखिए, सऊदी अरब के आसपास के क्षेत्र को भी एक नजर आप डाल लें। यहां आप देख सकते हैं कि ये लाल सागर की स्थिति है, यहां पर आप देख सकते हैं ये रेड सी है, इधर आप देखें ये यमन है, यहां पर आप देख सकते हैं ओमान है और इधर आप जानते हैं कि अरेबियन सी है, अरब सागर है। इसके अलावा अन्य जो देश हैं उस पर भी आप एक नजर डाल लेंगे, क्योंकि अगर कहीं पर इस प्रकार की घटना घटित होती है तो उसकी भौगोलिक अवस्थिति को भी देख लेना चाहिए। अब बात हमने इंगित उन्हीं क्षेत्रों को किया है जिसकी चर्चा आगे हम करेंगे। क्या कारण है इसका? तो कारण की अगर हम बात करें तो देखिए, एक तो मौसम की बात की जा रही है और जलवायु पैटर्न की बात की जा रही है। पहली बात यह है कि जो अल जौफ का क्षेत्र है आमतौर पर शुष्क जलवायु वहां पर पाई जाती है। तो एक तो यह कहा जा रहा है, संयुक्त अरब अमीरात का जो राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र है उसके अनुसार वो कह रहा है कि अरब सागर से ओमान तक फैली जो निम्न दबाव प्रणाली है, उस प्रणाली के कारण यहां पर
जो भारी बरसात है वो यहाँ भी प्रभावित की है, इस क्षेत्र को भी प्रभावित की है। इस प्रणाली के कारण जो शुष्क क्षेत्र है वहां से नम हवा का प्रवेश यहाँ पर हुआ है और उसकी वजह से यहाँ पर ओलावृष्टि, बारिश और आंधी की संभावना यहाँ पर ये बनी है। इसका ये रीजन बता रहे हैं। अब निम्न दबाव प्रणाली क्या है, तो आप जानते हैं कि जब समुद्री सतह गर्म होती है तो समुद्री सतह से गर्म होने के कारण उसका टेम्परेचर, आपने चक्रवात में भी पढ़ा होगा कि 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे ज्यादा जब तापमान होता है समुद्री सतह का, तो वहां से जो हवा होती है वो गर्म हवा की प्रवृत्ति ऊपर उठने की होती है, वो हल्की होकर ऊपर उठती है और जब ऊपर उठेगी तो वहां पर नमी भी होती है समुद्री सतह में, वो नमी धारण की हुई हवा होती है और ऊपर उठने के बाद जब ये ठंडी होती है, ठंडी होने के साथ साथ ज्यादा मात्रा में ये जब प्रक्रिया होगी तो वो संघनित होगी और संघनित होने के बाद बादल का निर्माण होगा और बादल का निर्माण करने के बाद वो बरसात का कारण बनती है। और यहां पर जहां से ये हवा उठती है ऊपर, यहां पर निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है, तो आसपास की जो हवा होगी ये जगह को कवर करने के लिए आएगी, तो चक्रवात, आंधी, तूफान और बरसात तीनों सिचुएशन बनती है। तो निम्न दबाव प्रणाली की जो बात की जा रही है वो अगर आप फिर से मैप में देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहां पर अरेबियन सी है और अरेबियन सी में जब यह घटना होती है, अर्थात सऊदी अरब के इस साइड में अगर हम बात करें अरेबियन सी है, तो वहां पर इस घटना के घटित होने का प्रभाव ये बताया जा रहा है कि ये प्रभाव आपके ओमान के साथ साथ उसके आसपास के क्षेत्रों पर भी पड़ा है और वही प्रभाव सऊदी अरब में भी ओमान वाला प्रभाव यहां भी दिखाई दिया है। तो एक बात तो ये की जा रही है कि ये कहा गया कि निम्न दबाव का क्षेत्र जब बनेगा, हवा ऊपर उठती है, जिससे उस स्थान पर जब नम हवा का प्रवाह बढ़ता है तो हवा ऊपर उठती है, ठंडी होती है, बादल बनेगा, फिर बरसात होगी और इसी के प्रक्रिया में भारी बारिश, ओलावृष्टि, तूफानी मौसम यहां पर उत्पन्न हो सकते हैं और आसपास के क्षेत्र को भी प्रभावित कर सकते हैं। अब अरब सागर से ओमान तक की ये जो निम्न दबाव प्रणाली है, इसको जिम्मेदार बताया गया है इस घटना के लिए वहां के मौसम विभाग के द्वारा। अब ये जो निम्न दबाव प्रणाली है अरब सागर से शुरू होकर ओमान तक फैली हुई है, लेकिन जब यहां पर ऐसी स्थिति होती है तो प्रभावित ये आसपास के क्षेत्र को भी करता है। लेकिन ये एक दूसरा तथ्य है। इसके अलावा एक अन्य पक्ष भी है, वो उस पक्ष पर भी हमें विचार करना है और वो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। तो देखिए, जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन है, उसके प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता है। ऐसे समय में जब जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी COP29 पक्षकारों का 29वां सत्र आयोजित होना है इसी नवंबर माह में, जो कि अजरबैजान बाकू में आयोजित होगा। तो जलवायु परिवर्तन पर जो सत्र आयोजित होगा वहां पर इस घटना ने अब उसको और मजबूती से इस पक्ष पर विचार करने के लिए विवश किया है, उस ओर संकेत किया है, क्योंकि पहले से ही जलवायु परिवर्तन से पूरा विश्व जो है वो स्तब्ध है, परेशान है और उस आगे की रणनीति बनाने के दिशा में प्रयासरत है। अब विश्व बैंक का दृष्टिकोण है कि पश्चिम एशिया जो है, जिस क्षेत्र में यह घटना हो रही है, जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होने वाले सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। इस लिहाज से इस तथ्य को भी हमें ध्यान देना होगा और इसका असर यह है कि जो औसत तापमान है, जो औसत तापमान में वृद्धि है, उसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि मौसम पैटर्न में अनियमितता देखने को मिल रही है और जो चरम स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं वो इसका परिणाम बताया जा रहा है एक दूसरे पक्ष के माध्यम से। दूसरे पक्ष के माध्यम से आप देखेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि दूसरे क्षेत्रों को, आसपास के क्षेत्रों को भी ये प्रभावित कर रहा है, जलवायु परिवर्तन की वजह से यह घटना घटित हो रही है। जैसे आप देखिए, पश्चिमी एशिया में यह घटना जो हुई है वो जलवायु पैटर्न के बदलते प्रभाव के रूप में हम इसको देख सकते हैं। जैसे सहारा रेगिस्तान में भी कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी, वहां पर कुछ वर्ष पहले ही एक कस्बे में अप्रत्याशित रूप से वहां भी बर्फबारी देखी गई थी, वहां पर तापमान -2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इसका मतलब यह है कि आसपास के क्षेत्रों पर भी ये जो प्रभाव है, जहां पर हम सिर्फ निम्न दबाव क्षेत्र को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, वहां पर हम कह सकते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन है वो इसके लिए जिम्मेदार है। और जो जॉर्ज क्षेत्र था वो उसकी जो पिछली बर्फबारी है वो फरवरी 2024 में अमूमन होनी चाहिए थी, क्योंकि वहां पर जो पहाड़ी क्षेत्र है उसके पड़ोस में जिसका जिक्र मैंने किया था, लेकिन वहां पर जाड़े में जिस वक्त ठंड पड़नी चाहिए थी और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होनी चाहिए थी, वो पूरा का पूरा मौसम ब्लैंक रहा, वहां पर ठंड नहीं पड़ी, गर्म परिस्थितियां बनी रही। कहने का मतलब कि जो प्राकृतिक चीजें होनी चाहिए थी उसके ठीक उलट परिस्थिति देखने को मिल रही है। इस वजह से जलवायु परिवर्तन का जो हम कह सकते हैं दावा है वो ज्यादा मजबूत नजर आता है, क्योंकि जो मरबानिया सीजन होता है वहां पर इस पूरे सीजन को, जो कि दिसंबर से लेकर जनवरी तक चलता है, 7 दिसंबर से अमूमन 14 जनवरी तक, इस टाइम पे बर्फबारी देखने को मिलती है। लेकिन इस बार 2 महीने का विलंब देखा गया, असामान्य गर्म तापमान जाड़े के मौसम में देखा गया।
और 2 महीने की देरी का ही परिणाम था कि सर्दियों में बहुत गर्मी पड़ी और वायुमंडलीय परिवर्तन दिखाई दिया, जिससे कि जो दक्षिणी हवाएं आती हैं उसमें कमी दिखाई दी और उस टाइम पे जिस टाइम पे ठंडी परिस्थितियां होनी चाहिए वो नहीं दिखाई दी। इसका परिणाम ये हुआ कि मरबानिया सीजन सामान्य से कम तीव्रता के साथ समाप्त हुआ। अब जलवायु परिवर्तन क्या है इसको भी देख लेते हैं। उसी की वजह से देखिए, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव आज से नहीं है, जब से हमने इस पृथ्वी का दोहन शुरू किया तब से उसके प्रभाव हमको दिखाई देते हैं। चाहे वो पृथ्वी का तापमान, ग्लोबल वार्मिंग उसके बढ़ने की वजह से, आप देखें यूरोपीय देशों में 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता है। ग्लेशियर्स के पिघलने की जो घटना होती है वो जलवायु परिवर्तन की वजह से ही होती है, चाहे वो हिमालय के ग्लेशियर्स हों, चाहे वो आर्कटिक के हों। ग्रीन हाउस गैसेज में जो हमारे द्वारा ज्यादा से ज्यादा, चाहे वो कार हो, चाहे फैक्ट्रीज हों या बड़े जितने उद्योग हों, विशेष रूप से अमेरिका जैसे जो विकसित देश हैं वहां पर भी इसके उत्सर्जन की दर बहुत ज्यादा है। तो CO2 को हम उत्सर्जन उसका करते हैं, बढ़ा रहे हैं CO2 को, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। साथ ही साथ अगर हम कह सकते हैं जो वन है, वन क्या करते हैं, CO2 का अवशोषण करते हैं। और अगर वनों की हम कटाई करेंगे लगातार, उनकी उस CO2 अवशोषण क्षमता में हम कमी लाएंगे। तो ऐसे में जैसे अमेजन वर्षावन है, अमेजन वर्षावन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, और अगर ये वन ही समाप्त होंगे तो कार्बन सिंक नहीं होगा, हम कह सकते कार्बन अवशोषण की क्षमता कम होगी। इसका परिणाम क्या होगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, समुद्र का स्तर बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, और जो द्वीपीय देश हैं उनके आम जनजीवन पे, उनके जानमाल का खतरा होगा। जैसे मालदीव जैसे द्वीप हैं वो समाप्त होने की कगार पर चले जाएंगे। इसके अलावा इस प्रकार की जो अप्राकृतिक हम कह सकते हैं घटनाएं हैं, या प्रकृति अपने प्राकृतिक रूप में व्यवहार न करके अप्राकृतिक तरीके से व्यवहार करेगी, तो प्राकृतिक आपदाओं के आने का जो क्रम है वो बढ़ेगा। 1990 के दशक में आप देखेंगे तो ईरान में आपको अकालों की श्रृंखला दिखाई देती है। उत्तरी सीरिया में 2007 से 2010 तक आपको अकाल दिखाई देंगे। मक्का मदीना का जो विशाल रेगिस्तानी एरिया है वहां पर ऊंटों को घास चरते देखा गया। तो ये एक प्रकार का नाटकीय परिवर्तन है, और इस नाटकीय परिवर्तन की वजह जो है वो जलवायु परिवर्तन है। अब ये जो शीतकालीन वंडरलैंड बना है, सऊदी अरब जो शीतकालीन वंडरलैंड बना है, इसके लिए जलवायु परिवर्तन बहुत हद तक जिम्मेदार है। और इसीलिए जो जलवायु परिवर्तन पर COP29 की बैठक होनी है उसमें एक गंभीर समाधान निकालने पर विचार करने की आवश्यकता है। तो देखिए क्या होता है जलवायु परिवर्तन। तो किसी विशेष क्षेत्र के औसत मौसम में दीर्घकालिक परिवर्तन अगर होता है तो उसको जलवायु परिवर्तन हम कहेंगे। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी जिससे ग्लेशियर्स पिघलेंगे, समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा। साथ ही साथ इसके कारण में क्या होता है, तो ग्रीन हाउस गैसें जैसे कि CO2, मीथेन, इनका बढ़ता उत्सर्जन है, वनों की कटाई है, शहरीकरण है, अत्यधिक शहरीकरण का होना। शहरीकरण होना खराब नहीं है, लेकिन अगर हम सतत विकास करें, अगर वनों को काट रहे हैं तो दूसरी जगह वन लगाएं तो इसका समाधान हो सकता है। इसके प्रभाव में क्या होता है, जो उच्च तापमान हमको दिखाई देता है, अनियमित बरसात के मौसम में वर्षा ना हो के ऐसे समय पे बरसात हो जब उसकी आवश्यकता ना हो, तो ये अनियमित वर्षा जिससे कि बाढ़, सूखा, समुद्र जल स्तर में वृद्धि और वन्य जीवों का भी नुकसान देखने को मिलता है। इससे जो खाद्य सुरक्षा है, अर्थात अगर आपको बरसात के मौसम में, वर्षा का मौसम है जिस पर फसलों को पानी की आवश्यकता है, उस समय अगर आपको जल नहीं मिला तो फसल का नुकसान होगा, और अगर फसल नहीं होगी तो खाद्य सुरक्षा का एक जो संकट है वो उत्पन्न होगा। साथ ही साथ मानव स्वास्थ्य प्रभावित होगा, प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ता है। तो इसी के समाधान के लिए वैश्विक रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। उसी प्रयास की कड़ी में COP29 की बैठक अजरबैजान के बाकू में होने वाली है। साथ ही साथ IPCC और पेरिस समझौता भी इस दिशा में किए गए कुछ प्रमुख पहल हैं। अंत में एक अभ्यास प्रश्न छोड़ते हैं आपके लिए, जिसकी जिम्मेदारी आपकी है इसका सही उत्तर देने की। COP29 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? विकल्प आपके सामने हैं, फ्रांस, अजरबैजान, जापान या कनाडा। तो उम्मीद है आप इसका सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।